हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद साइंस। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है और इसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत थॉरोली डिस्कस किया है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लास 10th में एंटर करने के लिए, जो कि एक बोर्ड क्लास है और इसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर इन बोर्ड क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस करूंगी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काफी डिटेल में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को डिस्कस किया है। इसमें ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर मैं 3 पार्ट में बनाऊंगी। आज फर्स्ट पार्ट है, इसमें मेनली मैंने न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया है और इस वीडियो को देखने के आपको डाउट जितने भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ल्ड में हम सब लिविंग थिंग्स हैं, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, कौन से नहीं है? तो इसका कुछ क्राइटेरिया, तो सबसे मेन जो क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो क्राइटेरिया है मूवमेंट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी बॉडी या किसी भी थिंग में मूवमेंट है, कोई जानवर है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, कोई भी चीज है जिसमें अगर मूवमेंट है, वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो मूवमेंट होती है वो किस दो तरह से होती है। जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, मूव करते हैं, वो एक मूवमेंट होगी। दूसरी, वो एक ही जगह पे बैठे बैठे अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो ये जो दो तरह की मूवमेंट है ये एनिमल में मिलती है। और मूवमेंट क्या है? ये एक क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या डेड है। तो अगर लिविंग है तो मीन्स वो मूव करेगा, और मूव कर रहा है या वो अलाइव है हम कह सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? मूवमेंट। एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है? दो तरीके से। एक तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दूसरी वो एक ही जगह पे बैठ के अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये पांडा। पांडा क्या पेड़ पे चढ़ रहा है, तो वो एक मूवमेंट है। उसके बाद आप देखो ये लेपर्ड, लेपर्ड दौड़ रहा है, यानी ये भी एक मूवमेंट है। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, चल के नहीं जाते, लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हिलते डुलते हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर हम ये देखो, ये जो प्लांट है, जिस तरफ से लाइट आ रही है ये उस लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो कि ये जो लाइट है ये ऊपर से आ रही है, तो प्लांट ऊपर की तरफ है सीधा। और इस सेकंड वाले में हम देख रहे हो कि जो लाइट है वो साइड से आ रही है, तो प्लांट भी साइड में मूव हो गया है। तो इससे ये मूवमेंट हो रही है, इससे हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो लिविंग है। उसके बाद अगर हम देखें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वो कभी भी खुद से मूव नहीं करते हैं। उनमें क्या होता है, उन्हें हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, अगर बुक्स कहीं पे रखी हैं तो वो रखी रहेंगी, वो खुद से मूव नहीं करेगी, खुद से कहीं चल के नहीं जाएगी, जब तक कि हम उन्हें उठा के कहीं दूसरी जगह ना लेके जाए। तो जो उठा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग है वो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से ही मूव करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मूवमेंट होती है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होती। तो किसी भी चीज के बारे में ये पता लगाना कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं?
तो इसमें सबसे पहले ये जो अभी मैंने बताया था, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो मूव करती हैं अपने आप, उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। उसके बाद बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। लिविंग थिंग को अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपने आप को सरवाइव करने के लिए फूड की, एयर की और वाटर की जरूरत। कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। प्लांट को कभी देखा होगा आपने, छोटे से प्लांट से वो बड़ा हो जाता है, या फिर कभी एनिमल को देखा होगा, छोटा पपी बाद में बड़ा डॉगी बन जाता है। उसके बाद छोटे छोटे बेबीज जो है वो ग्रो करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं लिविंग थिंग्स होती हैं। वो क्या करते हैं, आसपास की चीजों को रिस्पॉन्ड करती है और वो सेंसिटिव होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, तो मैं गर्मी के लिए रिस्पॉन्ड करूंगी और मैं फैन ऑन करूंगी। तो अगर मुझे ठंड लग रही है तो मैं ठंड के लिए रिस्पॉन्ड करूंगी और मैं स्वेटर पहन लूंगी। तो ये चीज होती है, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिस्पॉन्ड कौन करता है, लिविंग और थिंग्स। स्टिक है, लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पायर करती हैं। रिस्पायर का मीन्स है लिविंग थिंग्स जो भी फूड खाती है उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। उसके बाद लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करती हैं, मीन्स जो भी वो खाते हैं, खाने के बाद जितना उसका बॉडी जो यूटिलाइज कर लेती है, यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक्सक्रीट करती हैं। उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस अपने यंग वंस को बर्थ, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे कि डॉग है, वो उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, मीन्स रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बच्चों को जन्म देती है। इसको हम कहते हैं कि रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस। लाइफ जो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद लिविंग थिंग जो है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस थिंग्स के अंदर चलते रहते हैं। तो वो जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले आ गया न्यूट्रिशन। मीन्स देखो, न्यूट्रिशन खाना, खाना खाना बहुत जरूरी है लिविंग बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए लिविंग थिंग खाना खाते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मैंने जो भी बताया था, खाना तो खाया, उस खाने का क्या होगा, तो वो खाना अंदर जाके ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। खाना खा के तो काम नहीं चलेगा, एनर्जी भी चाहिए बॉडी को काम करने के लिए, तो वो रेस्पिरेशन से आएगी। उसके बाद होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, भी खा लिया, एनर्जी भी रिलीज होगी। अब जो वेस्ट बचा, जितना खाना खाया खा लिया, बॉडी को जितना चाहिए था, उसके बाद बहुत सारा होता है जो कि अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है और एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसको बॉडी बाहर फेंक देती है, तो वो जिस प्रोसेस से होता है वो एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद है कि ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे भी मैंने बताया था, एक छोटा बेबी बड़ा होता 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 एडल्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही छोटा सा पपी जो होता है वो बड़ा होते होते डॉग हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ग्रोथ में आती है। उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट जो मैंने अभी बताया कि एनिमल्स या ह्यूमंस ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, ठीक है। मूवमेंट का भी एक रीजन है, मूव क्यों करते हैं, मूव करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, जरूरी नहीं है वो जगह हमारे लिए सेफ हो, तो हम मूव करते जाते हैं, मूव करते हैं हम सेफ जगह पे जाने के लिए, ठीक है। या हमारे और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि हम क्यों मूव करते हैं, एक तो सेफ जगह पे जाने के लिए, दूसरा अगर बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए मूव कर रहे हैं,
हाँ, बड़े हैं, बड़े लोग हैं जैसे मॉम डैड, वो कहाँ क्यों मूव करे ऑफिस जाने के लिए, तो ये सारे पर्पस होते हैं, तो इन सब चीजों के लिए मूव करते हैं। उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से मैंने बताया था कि ह्यूमंस का छोटा बेबी होता है, तो उस प्रोसेस को रिप्रोड्यूस कर कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स के बेबीज होते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेसेस बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, और हमारी बॉडी ये सारे प्रोसेसेस करती रहती है, तो इसलिए इसको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, क्योंकि ये लाइफ को मेंटेन करती है। आज जो मैं बताऊंगी वो मेनली मैं न्यूट्रिशन के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस क्वेश्चन होता है कि फूड, it is intake of food and utilization of the food by an organism। यानी न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड का इंटेक करना, मतलब खाना खाना, और उस खाने को यूटिलाइज करना, एनर्जी, उस खाने से एनर्जी गेन करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है उसके क्या क्या मोड्स होते हैं, तो न्यूट्रिशन के हैं मोड्स, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक, दो मोड्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड में होता है कि जो सेल्फ न्यूट्रिशन, और हिट्रोट्रॉफिक मोड होता है कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। तो जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, और उसके लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट। इन तीनों चीजों की हेल्प से वो अपना फूड बना लेता है, और वो जो फूड होता है वो होता है एनर्जी सोर्स। ठीक है। और हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें क्या करता है कि एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में जो है वो आते हैं हमारे प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और हिट्रोट्रॉफिक में आते हैं हमारे एनिमल। मैं इसको अच्छे से डिस्कस करती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो सनलाइट आती है उसकी हेल्प से उससे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। और जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपना खाना तो खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो मेनली प्लांट में होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो क्या करता है कि जो एनवायरमेंट है वहां से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर को लेता है वो सॉइल से। सॉइल में वाटर होता है, उस वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है लीव्स। उसके बाद जो सन से एनर्जी, जो सनलाइट आ रही होती है, वो ये लीव्स यूटिलाइज करती हैं। उसके बिना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो था वो शुगर बना लेता है, यानी ग्लूकोज बना लेता है, और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। ठीक है। तो इसके लिए जो रिएक्शन है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये क्या करता है कि, और एनर्जी, सोलर एनर्जी जो होती है वो आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सोलर एनर्जी, ये सारी चीजें मिलती हैं और एक रिएक्शन होती है जिससे कि ग्लूकोज बन जाता है, और ये ग्लूकोज जो है ये प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि प्लांट जो है वो, उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। और उनको फूड बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से मिलती है, वाटर उन्हें सॉइल से मिलता है, और सनलाइट मिलती है सन से।
इन चीजों को यूटिलाइज करके वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो है वो प्लांट का फूड है और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। तभी आपने कभी कहते हुए सुना होगा कि जो प्लांट है हमें बहुत सारे प्लांट लगाने चाहिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसका यही है रीजन, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तीन चीजें होती हैं इसमें। एक तो हो गया कि सबसे पहले वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा और वो केमिकल लेंगे ग्लूकोज। हाँ, और उसके बाद क्या होता है कि एनर्जी रिलीज के बाद क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो था ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाए। फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, सबसे हमने अभी बताया तो सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। और फोर्थ है ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, जो प्लांट होता है, प्लांट में लीव्स होती है ग्रीन कलर की। वो ग्रीन कलर इसलिए होती है क्योंकि प्लांट में की लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, और वो ग्रीन कलर का दिखता है एक पिगमेंट की वजह से। वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इस क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्लांट सेल है, इस प्लांट में ये क्लोरोफिल दिख रहा है। ये क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है और इसको अगर बड़ा करें माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इस तरह का दिखता है। तो अब हम जब हमें अब तक ये पता चला है कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और वो ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। और इसका जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो की जो कि एनिमल्स में होता है और एनिमल्स में अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स है या जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड खुद नहीं बनाते और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। Organism cannot make its own food and depends on other organisms for the food. तो इनका एग्जाम्पल है एनिमल, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है रैबिट। रैबिट क्या है, ग्रास खाता है, तो ग्रास ये खुद तो नहीं बनाता है ना। उसी तरह से ये लायन है, लायन डियर खा रहा है, डियर को खा रहा है, तो डियर को ये खुद तो नहीं बनाता। ये एक बर्ड है क्रेन, ये क्या है, फिश को खा रही है, तो फिश भी ये खुद नहीं बनाती। ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इसलिए इनको हिट्रोट्रॉफिक बोलते हैं या हिट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कितनी तरह का होता है, वो होता है तीन तरह का, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड या एनिमल से एब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है फंजाई, मशरूम, ईस्ट। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सेप्रोफाइट। इसका एग्जांपल है जैसे कि ये ब्रेड, ब्रेड के ऊपर क्या लगी है, फंगस लगी है। ठीक है, ये जो फंगस है ये ब्रेड को खा रही है। ब्रेड तो डेड है, लिविंग तो वो है नहीं, उसको ये फंगस खा रही है, यानी फंगस ब्रेड से अपने न्यूट्रिएंट्स ले रही है। तो फंगस क्या है, सेप्रोफाइट। मशरूम है वो एक डेड वुड लॉग पे ग्रो कर रहे हैं, मीन्स जो वुड है, डेड वुड,
उससे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो इन मशरूम का फूड कहाँ से आ रहा है? डेड लॉग से। तो ये क्या है? डेड ऑर्गेनिज्म या डेड किसी एनिमल या प्लांट पे डिपेंड करना, उसको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट या एनिमल से अपना फूड लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। उसके बाद सेकेंड है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट क्या करता है? वो जनरली अपने जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ले रहा है उसको हार्म करता है। ठीक है। जो ले रहा होता है फूड उसे तो हम पैरासाइट कहते हैं, और जिससे ले रहा होता है उसे हम होस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें इस पिक्चर में, लाइस, सर में जुएं हो जाती है ना बहुत लोगों के, तो जो जू है वो पैरासाइट है, और जो आदमी है जिसको जू हो गई है वो कौन है? वो होस्ट है। जो जू है वो अपने होस्ट को कैसे इफेक्ट करती है? उससे वो ब्लड सक करती है, तो वो अपने होस्ट को हार्म कर रही है। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल है ये वाला, जिसमें लाइस जो है किसी के ह्यूमन के सर में बहुत सारी लाइस हो गई है। उसके बाद आती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है कि when organism take the complex organic food material by the process of ingestion, then digest and absorb। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर उसका फूड है, उस फूड को ले लेता है, लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है बहुत सारी एंजाइम्स के हेल्प से। डाइजेस्ट करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स जो था वो स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, और फिर उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन क्या करता है? खाना खाता है, खाने को लेता है, अपने बॉडी में डालता है माउथ के थ्रू। ठीक है। उसके बाद अंदर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद वो जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक। और इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में भी यही होता है कि ये अमीबा है, इसको बाहर फूड दिखा, फूड लिया, इसने स्यूडोपोडिया बना लिया, अपने फूड को अंदर एनगल्फ कर लिया, फिर उसको डाइजेस्ट कर लिया, करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, सेल्स में चला जाता है। उसके बाद क्या है कि मतलब इसके अमीबा की सेल के अंदर ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो जितना उसका वेस्ट होता है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो अमीबा में, मैन में, कैट, फिश, डॉग, इन सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एनिमल जो न्यूट्रिशन लेता है वो प्लांट से भी ले लेता है और दूसरे एनिमल से भी ले लेता है। जैसे कि मतलब वो प्लांट बेस्ड फूड को भी ह्यूमन खाता है, दूसरा एनिमल बेस्ड फूड को भी खाता है। जैसे प्लांट बेस्ड फूड में आ गया आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस, दाल, ये सब हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। और एनिमल बेस्ड फूड हो गया मिल्क, एग, फिश, ये सारी चीजें जो है वो एनिमल से मिलती है। तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों से होता है। मतलब प्लांट और एनिमल सोर्सेज से फूड दोनों से इनटेक करते हैं ह्यूमन। उसके बाद दूसरे जो एनिमल्स है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल से लेते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, मंकी हो गया, ये सब अपना फूड प्लांट से लेते हैं। ठीक है। कार्निवोर्स हो गए जो कि एनिमल से लेते हैं, जैसे कि लायन हो गया। लायन सिर्फ एनिमल्स को खाता है, छोटे एनिमल्स को, डियर को खा लिया या किसी और एनिमल को खा लिया। ठीक है। तो कार्निवोर्स एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अपना फूड प्लांट और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। तो एनिमल्स जो है वो 3 कैटेगरी होती है उनकी: हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर।
चलो ये हो गया कि वो प्लांट से लेते हैं, इन सब से प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब से प्लांट से लें फिर या फिर एनिमल से लें या दोनों से लें, फूड लेते हैं और एनर्जी उन्हें मिलती है। बट अल्टीमेट सोर्स जो होता है एनर्जी का वो सन होता है। जैसे कि देखो ये ह्यूमन है, ये ओमनीवोर है, ये गोट को भी खाता है और ये प्लांट्स को भी खाता है, ठीक है। प्लांट्स जैसे आपके रेडिश हो गई, टोमेटो हो गया, ये प्लांट्स हो गए। और बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो वो ये गोट होगी। तो जो ह्यूमन है वो ओमनीवोर हो गया, इन दोनों को खा के उसे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन एनर्जी उसे गोट से मिल रही है और प्लांट से मिल रही है। बट जो गोट है वो प्लांट्स को खाती है और प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से। तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट सोर्स है हर एक ऑर्गेनिज्म का एनर्जी का वो सन है। तो इसमें यही बताया कि कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो या फिर कोई कार्निवोर, ओमनीवोर या हर्बीवोर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबका एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? सन। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं, ये जो स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स, ये न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि फूड को बॉडी में इंजेस्ट करना, इनटेक करना, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो ह्यूमंस की बात करें तो माउथ में से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद होती है डाइजेशन। तो जो माउथ से फूड एंटर हुआ, इंजेस्ट हुआ, वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक में फूड डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था वो डाइजेशन होते हैं और स्मॉल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। इसके लिए बहुत सारी एंजाइम्स यूज होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को स्मॉलर फूड मटेरियल में डिवाइड करता है, मतलब ब्रेक करता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके और सिंपल शुगर्स बन जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। डाइजेशन के बाद जो भी स्मॉलर फूड मटेरियल बना था वो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो थर्ड जो स्टेप था वो एब्जॉर्प्शन का था। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी जितना एब्जॉर्ब हुआ वो सेल्स में जाके एसिमिलेट हो जाएगा। ब्लड में वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के बाद बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल्स में वो एसिमिलेट हो जाएगा। एसिमिलेट होने के बाद जितना वेस्ट बचेगा वो बाहर आ जाएगा, उस बाहर आने को हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो स्टेप्स यही है, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन में होता है इनटेक ऑफ फूड, देन उस फूड का डाइजेशन होता है डिफरेंट एंजाइम्स के हेल्प से। फिर डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल स्मॉलर मटेरियल में या सिंपलर मटेरियल में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। फिर वो सिंपल मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल्स में एसिमिलेट हो जाता है। फिर और जितना वेस्ट बचता है वो वेस्ट बाहर जो है वो बाहर आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो 5 स्टेप हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब अमीबा की बात करें, अमीबा में क्या होता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है। अमीबा में क्या होता है कि ये अमीबा की सेल है, इसने बाहर फूड देखा, तो ये क्या करता है अपने सेल को इस तरीके से बड़ा करता है और इसमें 2 स्ट्रक्चर्स बना लिए इसने, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फूड को अंदर एनगल्फ कर लेंगे, एनगल्फ करके इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको स्मॉल मटेरियल में ब्रेक कर लेगा। उसके बाद इसका अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, स्मॉल मटेरियल्स का ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है,
ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सेल में एसिमिलेट हो जाएगा, सेल के डिफरेंट हर जगह पे जाके वो एसिमिलेट हो जाएगा। उसके बाद जो वेस्ट बचेगा वो वेस्ट बाहर आ जाएगा। तो अमीबा में भी सेम है, फूड आया, सूडोपोडिया ने उसको इंजेस्ट किया, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होकर स्मॉल पार्टिकल्स बने, वो स्मॉल पार्टिकल एब्जॉर्ब होने लगे, एब्जॉर्ब होने के बाद उनका एसिमिलेशन हुआ पूरे सेल में, और वेस्ट जो है वो बाहर आ गया, उसको इजेशन। ह्यूमंस में जो डाइजेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन जो है वो फुल्ली डिटेल्ड डिस्क्राइब करूंगी। इसमें क्या होता है कि आज जो मैं बता रही हूँ, ह्यूमंस में सबसे पहले फूड इनटेक होता है माउथ में। ठीक है, माउथ में इनटेक होने के बाद जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन हुआ फूड का। ठीक है, इसमें क्या है कि टीथ उसको च्यू करेगा, थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल को फूड के ब्रेक डाउन कर लेगा, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें सलाइवा रिलीज होता है, वो सलाइवा जो है इस फूड के साथ मिक्स करेगा, उसको थोड़ा डाइजेस्ट करेगा, उस सलाइवा की एंजाइम जो है माइलेज एंजाइम होती है, और बाकी उस फूड को के साथ मिक्स हो जाएगा ताकि जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद ईसोफेगस है, इसमें वो इजीली पास हो जाएगा। नहीं तो फूड हार्ड होता है और ईसोफेगस जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो हमारे ईसोफेगस को हर्ट कर सकता है फूड। उससे बचने के लिए क्या होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ और उसे सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद फूड जाता है स्टमक में। स्टमक में बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो कि इसको ब्रेक डाउन करती हैं फूड को स्मॉल मटेरियल में। और स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड भी फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो गया, तो इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी माइक्रो विलाईज होती हैं, वो विलाई हेल्प करती है फूड के मूवमेंट में और एब्जॉर्प्शन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो ये यहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। ये मसल्स हेल्प करती है कि ये खुलती रहती है, बंद होती रहती है, और ये कंट्रोल करती है कितना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आना चाहिए। ठीक है, ये आई। फिर उसके बाद यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड के थ्रू चली जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहाँ पे इनका एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन होने के बाद जो वेस्ट बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से ये बाहर जो है एक्सक्रीट हो जाता है, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये ह्यूमन का एग्जाम्पल है, और ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आज आपको लाइफ प्रोसेसेस के फर्स्ट चैप्टर, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, और मैंने मेनली जो है न्यूट्रिशन पार्ट को डिस्क्राइब किया है। बाकी आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी, और अभी मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस डिस्क्राइब करूंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, और अपने 10th क्लास के बायोलॉजी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो फिर आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका पूरा सिलेबस में कवर करवाऊंगी विद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, और एंड में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी बोर्ड की प्रिपरेशन के। ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं मेरे पास, वो भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगी, और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी 10th बोर्ड के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।